योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ को 26 साल हो गए। इन बेमिसाल 26 सालों में योग और आयुर्वेद के शानदार स्वदेशी मॉडल के रूप में उभरा तो स्वदेशी जन आंदोलन और वोकल फॉर लोकल का भी एक मजबूत प्रतीक बनकर उभरा। किस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा कैसी रही, तो देखते हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में संघर्ष से शिखर तक 26 साल। छब्बीस साल का हो गया पतंजलि योग पीठ। बाबा रामदेव जिस काम को कर रहे हैं, मैं मानता हूं राष्ट्र की सेवा भी और हमारे पूरी संत परंपरा को दीजिए। हर संत ने अपना जीवन उपदेशों तक कभी सीमित नहीं रखा। उन्होंने आचरण पर बल दिया है और कर्तव्य भाव से समाज जीवन की पीड़ाओं को दूर करने के लिए उनसे जो कुछ भी उस युग में हुआ उसको करते रहे। 26 साल में योग और आयुर्वेद का बेमिसाल स्वदेशी मॉडल बन गया पतंजलि योग पीठ। आधुनिक ज्ञान और शिक्षा के योग के महत्व को बढ़ाने में स्वामी रामदेव जी का योगदान अभूतपूर्व है। लेकिन ये उड़ान सिर्फ योग और आयुर्वेद तक ही नहीं रुकी, बल्कि पतंजलि योग पीठ स्वदेशी जन आंदोलन का भी एक मजबूत प्रतीक बनकर उभरा। योग के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं पतंजलि की कहूं या इस करोड़ों लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो कुछ घटित हुआ उसको कृतज्ञता पूर्वक शब्द दूं तो योग एक जन आंदोलन बना। करोड़ों लोगों की जीवन शैली में योग समाहित है। नए आत्मनिर्भर भारत और इसके बदलते रूप वोकल फॉर लोकल के स्वदेशी क्रांति के सपने को साकार करने में एक अहम मिसाल बन चुका है बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, ये दो बहुत बड़े सपने हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा, इसके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल आइकॉन बना है पतंजलि। तो ये स्वदेशी का आंदोलन आज आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन के रूप में नई ऊंचाइयां छू रहा है और वोकल फॉर लोकल की आवाज एक फकीर से लेकर के भारत के वजीर के मुख से गूंज रही है और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले वक्त में अब स्वदेशी नई ऊंचाइयां छू रहा है और आत्मनिर्भर भारत की भी सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बना। लेकिन ये बुलंदियां आसानी से नहीं मिली। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 26 साल लंबी यात्रा में कई अहम पड़ाव रहे, कई मुश्किलें भी आईं। 26 सालों की सेवा संघर्ष की इस यात्रा को जब देखता हूं तब शून्य से इतना विराट आंदोलन योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के उत्थान का, जहां अभावों में, चुनौतियों में और आंधी तूफानों झंझावातों में हमने एक एक पल को जिया, लेकिन उस सबके बीच में रोज सृजन होता है। कैसे पतंजलि योग पीठ की ये यात्रा स्वदेशी योग और आयुर्वेद के लिए एक जन आंदोलन में बदली, इसका आगाज कहां से हुआ, ये दास्तान जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर बरगद का ये विशाल दरख्त और हवाओं के थपेड़े से फड़फड़ाते इसके बेचैन पत्ते, और यही बरगद का पेड़ था उसका ठिकाना।
ये बरगद हरियाणा के एक गुरुकुल की पहचान है। एक ऐसा गुरुकुल जहां तालीम का मतलब तलवार की तेज धार है। सख्ती, पाबंदी और नियमों से बंधे इस गुरुकुल में 13 साल के उस लड़के ने जब कदम रखे तो उसके विरोध में खड़ा हो गया खुद उसी का परिवार। 13 साल का एक बच्चा पिछले 26 सालों में कैसे बन गया देश का सबसे बड़ा बाबा। पहली बार पर्दे पर बाबा रामदेव की अनसुनी कहानी, खुद बाबा रामदेव की जुबानी। जब गुरुकुल में आया तो पूज्य आचार्य बाक्षण जी मिल गए, हम 2 हो गए। गुरुकुल कालवा में, हरियाणा में ये दोनों गुरुकुल हैं। वहाँ पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी के सानिध्य में स्वामी मुक्तानंद जी मिल गए और फिर हम चरई वेती चलते रहे। लगभग 20 लाख किलोमीटर चला। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के शिविर हुए जो मैंने खुद किए और मेरे शिष्यों ने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, मैंने करीब 5 लाख से ज्यादा तो योग टीचर्स तैयार किए। इन सब ने मिलकर के करीब 10 करोड़ लोगों तक इस अभियान को पहुंचाया। तन पर भगवा और पैरों में खड़कते खड़ाऊं, बाबा रामदेव की बस यही पहचान नहीं है। बाबा एक ऐसे योगी के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने योग की ताकत को किताबों से निकालकर आम लोगों के लिए सेहत का रामबाण बना दिया। रामदेव का योग हिमालय की गुफाओं में छिपा नहीं, बल्कि वो उतरा टीवी के रुपहले पर्दे पर। लेकिन इसी के साथ कहीं पीछे छूट गई एक सन्यासी की सादगी और चमकने लगा एक योगी का चमत्कार। भाई अक्षय कुमार जी से कहूंगा कि वो बाहर के शरीर के बहुत व्यायाम करते हैं। नहीं करते। वैसे ही भगवान ने इनको बहुत सुंदर शरीर। इनकी वजह से योगा को इतने सारे लोग फॉलो करते आए हैं और बहुत अच्छी बात है। आई स्टार्टेड फॉलोइंग योगा बिकॉज ऑफ बाबा रामदेव। देखिए, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ। अनपढ़ थे मेरे माँ बाप और जो गांव के बच्चे काम करते हैं वो सब काम, जो आम लोग काम करते हैं वो सब काम, झाड़ू बुहारी से लेकर के, गाय भैंस के गोबर उठाने से लेकर के, फसल बोने और काटने से लेकर के, वो सारे काम मैंने किए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का ये गांव अली सैयदपुर। गांव की इन्हीं गलियों में गुजरा बाबा रामदेव का बचपन। लेकिन गरीबी से जूझते परिवार का संघर्ष इतना बड़ा था कि रामदेव आज भी अपने बचपन का बोझ अपने कंधों पर महसूस करते हैं। घर में संघर्षों के बीच में हम जिए। सेकेंड हैंड बुक लेकर के हम पढ़ा करते थे। बहुत कम अपने ऊपर खर्च किया हमने। हम बड़े हो जाया करते थे, पजामा हमारा छोटा हो जाता था। अब 2 साल तक 3 साल तक एक ही पजामा चल रहा है तो वो हमारी हाइट बड़ी होगी और पजामा जो है वो छोटा पड़ गया। सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ते थे। हाँ, क्लास में पोजीशन फर्स्ट आती थी, वो अलग बात है, मेहनत करके पढ़ते थे। बहुत प्राइमरी स्कूल अभी भी मुझे याद है जहाँ हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। महात्मा बुद्ध को तो पेड़ के नीचे आध्यात्मिक बोध हुआ। मैंने तो जीवन का सामान्य बोध भी पेड़ के नीचे ही प्रारंभ किया और गुरुकुल में भी जब आए तो वहां भी हमारे गुरुदेव हमें पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। बस मन में एक संकल्प था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब बड़ा बन सकता है तो मैं भी बड़ा बन। वहाँ हरिद्वार में एक धर्मशाला में जाके हम ठहरे तो वहाँ एक चारपाई हमको मिल गई, 10 रुपये कितना उन्होंने लिए। तो हम उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो हमको ये लगा कि भाई कहीं से पीछे घर वाले ढूंढते ढूंढते ना आ जाए, तो नाम भी शायद झूठा बताया, गांव भी झूठा बताया। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते, क्योंकि हमने रिक्शा तो कभी किया नहीं, उतना पैसा भी नहीं था, थोड़े से पैसे घर से चुरा करके पहली बार और अंतिम बार जिंदगी में चोरी की थी, क्योंकि घर में कभी ताला लगता नहीं था। तो थोड़े किराए भाड़े के पैसे साथ में लेकर के आए थे। शायद 3 दिनों तक तो खाना भी ठीक से नहीं खाया था। फिर जो है ऐसे ही घूमते घूमते
आगे गुरुकुल में आ गया। 5 साल झपकते ही गुजर गए। अक्टूबर 1992 में गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई थी और रामकिशन की अगली मंजिल की परछाइयां उनके आसपास मंडराने लगी। उसे आगाज करना था उस जिंदगी का जिसे नाम दिया जाता है सन्यास। उस समय जब यहाँ आए, जब तो उनका नाम रामकृष्ण था। बाद में वो पढ़ लिए और काफ़ी बड़े हो गए। उसके बाद में आचार्य बलदेव जी महाराज और आचार्य प्रद्युमन जी महाराज ने उनका नामकरण संस्कार भिन्न किया और वो नाम स्वामी रामदेव जी नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ आर्य समाज में एक परंपरा रहती है, गुरुकुलीय परंपराओं में या वैदिक परंपराएं कहें जिसको, कि उसके अंदर संन्यास लेने के बाद में स्वामी लगता है, तो उनका नाम स्वामी रामदेव रख दिया था। संन्यास के बाद रामकिशन यादव अब स्वामी रामदेव बन गया था। एक नया नाम, एक नई पहचान। घर परिवार तो उसका पहले ही छूट चुका था। अब बारी थी गुरुकुल की, क्योंकि दूर हिमालय की बर्फीली वादियां स्वामी रामदेव का कर रही थी बेसब्री से इंतजार। वो हिमालय में गए तो वहां पर भी अब हम लोग गुफाओं में रहने लग गए। पहले गुरुकुल में 2-2 किलो दूध पीना, महीने में 5-5 किलो घी खा जाना, 500-500 दंड लगाना, तो ये हमारी रुचि का विषय था। अब वहाँ घी पूरा बंद, दूध पूरा बंद और सूखी रोटी खाना, और वो भी भंडारे की रोटी। हमने मिर्च मसाले कभी खाई नहीं, तो मिर्च भी मिलती थी तो उसको पानी से धो के खा लेना सब्जी को, तो उससे हमारे शरीर में फिर वो शीत पित्त आर्टिकेरिया उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हो गया। फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमको अब जो है जो छोड़ सब घी दूध सब से मोह छोड़ दिया, तो हमको एक समय भिक्षा पर जीना है। हिमालय की पथरीली गुफाओं में रामदेव के योग का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। बर्फीली पहाड़ियों के बीच पगडंडियों पर स्वामी रामदेव का एक नया सफर। लेकिन इस सफर में रामदेव अकेले नहीं थे, उनके साथ थे गुरुकुल में उनके सबसे करीबी दोस्त बालकृष्ण। आचार्य बालकृष्ण जी ये लड्डू खाया करते थे वहाँ, तो इनकी गुफा भी थोड़ी हमसे ज़्यादा एडवांस थी, तो हम इनसे कहते भी थे, मैंने कहा भाई देखो तुम जो है बड़े मज़े ले रहे हो यहाँ। तो खैर वो गुफाएं इनकी ज़्यादा खूबसूरत थी, वहीं रहते थे और हम एक अलग गुफा में रहते थे। दोनों गुफाओं में अंतर करीब 5-7 किलोमीटर का था। तो हमारी जो गुफा थी वो वहाँ एकांत में कोई नहीं था, और दूसरा कोई कहते थे यहाँ रात को भालू आता है, तो हमारे तो एक हल्का सा दरवाज़ा था, उसमें घुस करके ऐसे नीचे झुक करके घुसते थे उसके अंदर, खड़े नहीं हो सकते थे सीधे उस गुफा में, नीचे ऐसे कंबल बिछा लेते थे। 92, 93, 94, 95, 96 मतलब करीब 97, करीब 5 साल तक हम लगातार जाते रहे, क्योंकि सर्दियों में वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ ये साधना चलती रही हमारी। हड्डियों तक को थर्रा देने वाली ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच जिंदगी कितनी दुश्वार हो सकती है, इसका एहसास ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। लेकिन सुनसान और अंधेरी गुफाओं के अंदर स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने बनाया अपना नया ठिकाना। फिर शुरू हुआ आध्यात्म और योग का एक नया सिलसिला। उस समय हम आचार्य रामदेव हो चुके थे, और ये गुरुकुल के पढ़े लिखे आचार्य होते हैं, ये जो है कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, और यहाँ ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। करीब 20 साल पहले बाबा रामदेव ने गुजरात में शिविर लगाकर योग सिखाने की शुरुआत की थी। साल 1995 में ही जब बाबा रामदेव सन्यासी बने, तब उनके योग गुरु शंकर देव महाराज ने हरिद्वार में उन्हें और उनके 2 दोस्तों बालकृष्ण और करमवीर के साथ मिलकर दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की थी। दिव्य योग ट्रस्ट उन दिनों हरियाणा और राजस्थान के शहरों में हर साल करीब 50 योग कैंप लगाता था। उन दिनों बाबा रामदेव को अक्सर हरिद्वार की सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए देखा जाता था। साल 2002 में
गुरु शंकर देव की खराब सेहत के चलते बाबा रामदेव दिव्य योग ट्रस्ट का चेहरा बने, जबकि उनके दोस्त बालकृष्ण ने ट्रस्ट के फाइनेंस का जिम्मा संभाला और करमवीर को ट्रस्ट का प्रशासक बना दिया गया। इसके बाद से ही गुरुकुल के जमाने के ये तीनों दोस्त पतंजलि योग पीठ के आर्थिक साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में दिव्य योग ट्रस्ट के बैनर तले बाबा रामदेव ने देश और विदेश में जोर शोर से योग शिविर लगाने शुरू कर दिए थे। हरियाणा के कुछ गांवों से शुरू हुआ उनके योग सिखाने का यह सिलसिला गुजरात और दिल्ली से होते हुए मुंबई तक जा पहुंचा था। शुरुआत में बाबा रामदेव के योग शिविर में 200 से 250 लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनके शिविरों में लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। पिछले करीब 26 सालों में बाबा रामदेव के योग और ट्रस्ट का सिलसिला कभी थमा नहीं है। साल 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट, साल 2006 में दूसरा पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट बना और तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। बाबा रामदेव एक के बाद एक अपने ट्रस्ट बनाते चले गए और इसी के साथ तेजी से इस सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी फैलता चला गया है। अभी और आगे 25 साल तक, कम से कम 50 साल तक अनवरत यही योग, आयुर्वेद, स्वदेशी आत्मनिर्भरता और सबसे बड़ा काम शिक्षा क्रांति का करने का इरादा लेकर के हम आगे बढ़े। हिमालय की ऊंची वादियों से निकलकर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपने पैर जमाए थे। उन्होंने अपने गुरु शंकर देव महाराज के आश्रम को योग के प्रचार का केंद्र बनाया और आज बाबा रामदेव ब्रांड के योग का सफर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पड़ाव तक भी जा पहुंचा है। दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है, अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है, उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। योग की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं बाबा रामदेव और 26 साल में योग और आयुर्वेद का बेमिसाल स्वदेशी मॉडल, स्वदेशी जन आंदोलन और वोकल फॉर लोकल के स्वदेशी क्रांति के सपने को साकार करने में एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ। योग क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति और स्वदेशी की क्रांति, आत्मनिर्भर भारत की, वोकल फॉर लोकल की क्रांति के बाद हमारा सबसे बड़ा सपना है अभी शिक्षा क्रांति। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। अभी कैरिकुलम और सिलेबस का कार्य चल रहा है जोरों पर। व्यक्ति निर्माण, सहित निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और इसमें कामयाब होंगे। और निरंतर ऊंची ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर है पतंजलि योग पीठ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।